बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, नई चर्चा की मांग क्यों लाएं, जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर बहस हो। ऐसे बर्ताव से देश का भला नहीं होगा। ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार से भारत का रुख स्पष्ट करने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने तेल संकट का भी मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में 10 घंटे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बहस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर और भर्तृहरि मेहताब बोलेंगे। बता दें कि कांग्रेस समेत 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि जंग के चलते भारत के ऊर्जा संकट पर खतरे में है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का भी दावा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में है। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचकर सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के राजदूत से भी मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाला धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। अमेरिका और इजरायल आयतुल्ला खामेनेई के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजरायल का भीषण हमला जारी है। इजरायल ने रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकर्स और 1 पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल पर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना के मुताबिक इन तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक था। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध में लंबा समय लगेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग दिन पर दिन भीषण होती जा रही है। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान 3 तरफ से अमेरिका पर बम बरसा सकता है। अमेरिका ने B-1 लांसर बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। B-1B लांसर 75,000 पाउंड तक के बम गिरा सकता है। तो वहीं रविवार को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ने ईरान पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया। B-52 बॉम्बर से भी बमबारी की गई। जंग के 10वें दिन भी ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस्फहान के ऑप्टिक्स प्लांट पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। तो वहीं मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का वीडियो सामने आया। विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप लगाया है। इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कूल पर हमला करने से इनकार किया था। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार हो गई है, जिसका असर एशियाई शेयर बाजार पर दिखा।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजार में सुबह भारी गिरावट रही। जापान, साउथ कोरिया, शिकागो समेत सभी एशियाई देशों के बाजार 6 से 8% तक गिर गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल से भी ज्यादा के हाई स्तर पर हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में भी गैस से चलने वाले शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुणे नगर निगम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के बाद एक कदम उठाया। एलपीजी गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि एक शव के अंतिम संस्कार में 18 किलो गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन नगर निगम ने कहा कि वैकल्पिक शवदाह सुविधाएं चालू रहेंगी। बजट को लेकर आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर के खिलाफ धरने का चौथा दिन है। ममता का धरना कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल के पास चल रहा है। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इलेक्टोरल रोल से सही वोटर्स के नाम हटाने के लिए वैनिश कमीशन का इस्तेमाल कर रही है। और इस बीच चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त भी कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज सुबह कालीघाट मंदिर गए। सीईसी ने मंदिर में पूजा अर्चना और आरती कर मां काली का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके साथ चुनाव आयोग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कालीघाट मंदिर के बाहर लोगों ने सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके काफिले को काले झंडे भी दिखाए और साथ ही साथ आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि चुनाव के ऐलान से पहले सीईसी की समीक्षा के लिए बंगाल दौरे पर है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को निचली अदालत के बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सभी आरोप मुक्त आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। कोर्ट ने मामले के निपटारे पर ट्रायल कोर्ट को ईडी के मामले में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया था, तो वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालत के कुछ ऑब्जर्वेशन को तथ्यात्मक रूप से भी गलत माना। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बलरामपुर की बीजेपी जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मौलाना के खिलाफ बलरामपुर के अलावा यूपी के 83 थानों में तहरीर दी गई। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। कई जिलों में लोगों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। भारत टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला मेजबान देश बन गया है। पहली बार किसी टीम ने अपना खिताब डिफेंड किया। भारत ने सबसे ज्यादा 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया। तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद मैदान पर खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव भावुक नजर आए। उन्होंने मैदान पर तिरंगा लहराया और पिच की मिट्टी माथे से लगाकर जीत का जश्न मनाया। हार्दिक पांड्या तिरंगे के साथ मैदान में घूमे। ईशान किशन ने अक्षर पटेल को गले लगा लिया और सभी खिलाड़ी संजू सैमसन को घेरे नजर आए। केन्या की राजधानी में नदी के उफान के बाद बाढ़ आ गई है। भीषण बाढ़ के कारण स्थानीय नागरिक और टूरिस्ट फंस गए हैं। इसके बाद सेना ने सभी लोगों को एयरलिफ्ट किया। राजधानी में अचानक आई बाढ़ के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बाढ़ के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और लोग घंटों तक एयरपोर्ट और सड़कों पर फंसे हैं। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। इंडोनेशिया के सबसे बड़े लैंडफिल में तूफान के चलते कई लोग लापता हो गए हैं। कूड़े के ढेर के ढहने से कई लोग उसके नीचे दब गए हैं, तो वही दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही 300 लोगों की टीम राहत कार्यों के लिए मौके पर पहुंची और लापता लोगों को ढूंढने का काम शुरू हुआ। अधिकारियों के मुताबिक रात भर हुई बारिश के कारण हादसा हुआ। अगले 2 दिन के लिए भी बारिश का अनुमान है और ऐसे में बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है। हैदराबाद में तेज रफ्तार बेकाबू स्कोडा कार का आतंक देखने को मिला, जहां कार चालक ने 2 बाइक्स को टक्कर मारी। इतना ही नहीं, इसके बाद एक बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और ड्राइवर को रोककर उसकी पिटाई की। लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर देखने को मिला। बस ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी, बाद में स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ की और कई बसों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने भीड़ को काबू किया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 3 और महिलाओं को हिरासत में लिया। ये तीनों महिलाएं वारदात के बाद से दिल्ली के खयाला इलाके में छुपी हुई थी। तीनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। कल भी पुलिस ने मामले से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक 7 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। बता दें कि होली के दिन 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के दौरान 26 साल के तरुण की हत्या हुई थी। यूपी के देवरिया में नशे में धुत बारातियों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। बारातियों ने गाड़ियों की छतों और बोनट पर चढ़कर अश्लील गानों पर डांस किया, आतिशबाजी की, नोटों की गड्डियां उड़ाई। नशे में धुत बारातियों की इस हुड़दंग के चलते सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाराती उत्पात मचा रहे थे तो कई पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। गुरुग्राम में खुले स्क्रैप यार्ड में सुबह भीषण आग लग गई। गुरुग्राम के कंकरोला गांव में आग लगने से आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही मानेसर फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्क्रैप यार्ड में प्लास्टिक, रबर समेत पुरानी मशीनें रखी होने के कारण आग तेजी से फैल गई। गनीमत रही कि अंदर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस की शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी में रंगभरी होली की बारात के दौरान बड़ा बवाल हो गया। भावन टोलिया मौलवीगंज मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। कहासुनी के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाकर मामले को शांत कराया गया। तनाव को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यूपी के हापुड़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई, जहां नगर निगम की लापरवाही के चलते बाइक सवार युवक बच्चों के साथ खुले नाले में गिर गया। दरअसल निगम ने सफाई के लिए नाम पर नाले को खुला छोड़ रखा था और इसकी चपेट में बाइक सवार आ गया। गनीमत रही कि राहगीरों ने बाइक सवार पिता और उसके बच्चों को बचा लिया। बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में बसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने की वजहों की फिलहाल जांच की जा रही है। कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 22 साल के युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हुबली के विद्यानगर इलाके में युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था और इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर बीआरटीएस डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सिर डिवाइडर से लगा और मौके पर उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान नागराज सिंह के रूप में हुई है और वो कार शोरूम में काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नागपुर में आदमखोर बाघ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ट्रैंकुलाइज डॉट मारकर विभाग ने बाघ को पिंजरे में कैद किया। पाशिवनी तहसील में बाघ ने कई महीनों से आतंक मचा रखा था। 1 महीने से चल रहे सघन अभियान के बाद वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल बाघ ने किसानों के पालतू मवेशियों को अपना निवाला बना रखा था और साथ ही 2 मजदूरों को भी निशाना बनाया था।